जय हिंद। आज हम यहाँ पर वर्ग 10वीं का जो NCERT है बुक विषय गणित का, जिसमें अध्याय 7, इसमें हमें पढ़ना है नियामक ज्यामिति, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, यह एक डायग्राम का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको बताया गया है, इम्पोर्टेंट फार्मूला को भी बताया गया है। यहाँ पर मैं समझा दूंगा, बता भी दूंगा कौन कौन सा चीज़ इस अध्याय में महत्वपूर्ण रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप स्क्रीन पर जो भी चीज़ दिखाई देंगी उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं, और आपको यह बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए और जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं नियामक ज्यामिति। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि यह जो नियामक ज्यामिति है इसका परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। क्या किया जाता है? तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। इसे विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी बोलते हैं, अर्थात एनालिटिकल ज्योमेट्री भी इसको बोला जाता है, कहा जाता है। नियामक ज्यामिति में ज्यामितीय चित्रों की समीकरण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इस विधि में नियामक पद्धति अर्थात कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्रयोग द्वारा किसी समतल में भिन्न भिन्न बिंदुओं की स्थिति को वास्तविक संख्याओं के युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये जो संख्याएं उस समतल में निरूपित बिंदुओं के निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है? यह सभी संख्याएं उस समतल में निरूपित बिंदुओं के निर्देशांक कहलाती है। इसलिए गणित की इस शाखा को नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा आगे आपको बढ़ें। किस रूप में? तो थोड़ी सी आपको जानकारी होना चाहिए अक्ष के बारे में। यह हो गया y अक्ष आपको, और यह हो गया y डैश, यहाँ पर x अक्ष है और ये x डैश हो गया। अब मान लेते हैं कि ये तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु O है, इसका जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। यह प्रथम पाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद, और ये थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय पाद, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ पाद कहलाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमें P कोई पॉइंट है XY, तो ये हमें निकालना रहता है। तो इसको पहले हम समझेंगे कि किसी बिंदु पर यह जो Y अक्ष से दूरी होगा, Y अक्ष से यहाँ जो दूरी होगा यह, तो X निर्देशांक या भुज कहलाएगा, तथा किसी बिंदु की X अक्ष से दूरी, X अक्ष से जो यह दूरी होगा यह क्या कहलाएगा कि उस बिंदु का Y निर्देशांक या कोटि कहलाएगा। ठीक है, भुज जो होगा उसको इंग्लिश में आप शीशा बोलते हैं X को, और जो Y है यहाँ पर इसको कोटि बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक बात आप और समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है। तो आपको यहाँ पर यह मेन पॉइंट के रूप में जो दर्शाया गया है, इस चीज़ को हमें जान लेना है। तो एक और नोट के रूप में आप जानेंगे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होगा। क्या होगा? x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा, तथा y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0 y होगा, एवं मूल बिंदु जो होंगे उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो 0 0 होंगे। यहाँ पर ये मूल बिंदु था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। तो ये जो नियामक ज्यामिति है इसमें पहला नंबर यह देखिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से, त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को
गुरुत्व केंद्र या केंद्र कहते हैं। दूसरी बात यहाँ देखें, एक्स अक्ष या भुज कहलाएगा। क्या एक्स अक्ष या भुज, अर्थात अवशीषा इंग्लिश में इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो वाई अक्ष है उसको हम कोटि कहेंगे, वाई अक्ष या कोटि, इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x, 0 एवं एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। अर्थात जब पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का समीकरण बताइए तो y बराबर 0 होगा, या y बराबर 0 दे के बोलेगा यह क्या है, तो एक्स अक्ष का समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए y अक्ष के विषय में बताया कि y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, तो ये तो गलत लिख दिया गया है, 0y होगा। क्या होगा, y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0y होगा एवं y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0। अर्थात y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। तो ये VVI है, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं फिर टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो बिंदु, अर्थात बिंदु जो P है इसके नियामक क्या हैं, निर्देशांक हैं इसको x1 y1, और बिंदु Q इसके निर्देशांक x2 y2 के बीच की दूरी जब निकालना हो, अर्थात इस रूप से होगा, यहाँ पर P और यहाँ पर Q, इसका जो निर्देशांक होगा यह x1 y1 और इसका x2 y2। अब ये दोनों के बीच में फ्रेंड्स जब दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, PQ बराबर √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अर्थात कहने का मतलब कि x नियामक के अंतर का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर y निर्देशांक के अंतर का वर्ग कर लेंगे। तो इस रूप से करके दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल बिंदु जब 0 0 अर्थात इस रूप से रहेगा, यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया। अब ये हो गया आपका y y डैश x x डैश इस रूप में, और किसी बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर P है x y, और यहाँ पर जब ये फ्रेंड्स आपको निकालना होगा वो से P के बीच की दूरी, तो आप यह सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, तो √x² प्लस y², डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अगर तीन बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 संरेख होंगे, मतलब एक रेखा में होंगे, यदि AB प्लस BC बराबर AC, अर्थात AB की दूरी जोड़ BC की दूरी बराबर AC की दूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब मान लेते हैं, यह देखिए A है यहाँ पर बिंदु और एक बिंदु B कह रहा है, मान लीजिए यह B है और यहाँ पर आप C मान लीजिए। अगर इस रूप में रहेगा और होगा कि यह तीनों संरेख होंगे, तो कब संरेख होंगे, जब यह दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात AB और BC यह दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा AC के अगर बराबर आता है तो निश्चित रूप से यह संरेख होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह बड़ा इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका नाम होगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, आप तीन बिंदु दिया हुआ है, A जिसका जो निर्देशांक x1 y1 और C xy, B x2 y2, और किस अनुपात में डिवाइड है, तो A से C m1 और C से B m2, अर्थात m1 अनुपात m2 में यह विभाजित है। देखेंगे यहाँ बिंदु C जो है AB रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। तो अगर इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो हमें अगर जब x निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। y बराबर जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। इससे आप x y का मान फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। कैसे, सेक्शन फार्मूला के कारण। कहीं यही ज़रा कठिन लग रहा है, याद कैसे होगा, तो x बराबर आप ध्यान में रखिए कि ऊपर में अगर x निकालना हो तो m में x से गुना रहेगा जहाँ पर m अनुपात है, और प्लस
एम, दोनों जगह एम एक्स है। देखिए इसमें भी एम एक्स है और यहाँ भी एम एक्स है। और थोड़ा सा सुविधा के लिए आप समझ लेंगे कि जब एक्स निकलना होगा तो एम एक्स होगा, तो यहाँ संख्या 12 याद रखेंगे, तो उससे हो जाएगा m1x2 और प्लस इसमें उल्टा कर देंगे 21 कर देंगे, तो यहाँ पर m21 अर्थात m1x2 हो गया और प्लस m2x1। और नीचे में m1 m2 ये दोनों में रहेगा, यहाँ पर देख रहे हैं x के लिए भी और y के लिए भी। y में भी वही काम करेंगे, जब y रहेगा तो y ऊपर में बताएंगे, my दोनों है। और याद करने के लिए सुविधा क्या करेंगे, 12 और 21 याद रखेंगे, तो 12 मतलब पहले m1y2 और यहाँ m2y1 अर्थात 12 और 21। तो इस तरह से भी आप याद करने के लिए मैंने बता दिया, या डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम थोड़ा सा आपको और बताते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय में, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किस रूप से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट सूत्र है 1/2x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अच्छा, यह कब इस्तेमाल करेंगे, जब देखिए इस रूप से ये त्रिभुज दिया हुआ है, तीनों पॉइंट A B C, यह जो त्रिभुज है इसमें जो भी पॉइंट दिए हुए रहेंगे इसके निर्देशांक, उसको इसमें रख करके इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले में आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिए यहाँ, यदि बिंदु ए बी सी एक रैखिक हो तब क्या होगा, एक रैखिक मतलब एक रेखा में, अर्थात यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी अगर इस रूप में हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे। क्या होगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह अगर 0 के बराबर हुआ तो निश्चित रूप से ये जो तीनों बिंदु ए बी सी दिया हुआ है एक रैखिक होंगे, अर्थात एक रेखा में होंगे। हम जब प्रश्न बनाएंगे तो इसको और आप आराम से समझ पाएंगे। आगे हम लोग अब देखते हैं, और हमको इसके बारे में कौन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है हमको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं अब कि दो बिंदु अगर x1, x2 और x2, y2 के मध्य बिंदु का अगर हमें नियामक ज्ञात करना हो, जैसे मान लेते हैं इस रूप से है, यहाँ पर एक है x1 और x1 x2 हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपको y1/2, मतलब x1 y1 यहाँ पर और यहाँ पर x2 y2 इस रूप में। तब हम क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु को जब नियामक ज्ञात करना होगा तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 कर देंगे, और y1 के y नियामक जब निकालना होगा तो y1 प्लस y2 बटा हम 2 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर y1 हो जाएगा आपको x1 x2 और y1 y2, तो इस रूप में निकालना रहेगा, तो हमें ये करके आप निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ प्रश्न हम देखते हैं जिससे आपको कुछ और भी जो फिगर है वह क्लियर होगा कि हाँ सच में हम बना पाएंगे या नहीं, आप में आत्मविश्वास कैसे आएगा। तो प्रश्न देखिए कि यदि बिंदु P 2-3 दिया हुआ है, इसके जो निर्देशांक हैं कि दूरी बिंदु Q 10, y से 10 इकाई हो तो y का मान आपको निकालना है। करने का मतलब इस रूप से, यहाँ पर P है, यहाँ पर ये आपका Q है, ये दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो PQ के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र तो आपको मालूम है, क्या करेंगे कि रूट अंडर और जो x नियामक है दोनों के निर्देशांक को अंतर कर देंगे, तो अर्थात 2 - 10 का वर्ग हो गया, और यहाँ पर जो ये निर्देशांक -3 था P का, -3 और माइनस सूत्र से -y का वर्ग कर दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ क्या करेंगे, तो इधर रूट हटाने के लिए दाएं तरफ दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो PQ का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर तो आपको यह जो रूट है यह तो हट गया, और 10 में से 2 गया तो 8, तो 8 का ये वर्ग हो गया, और यहाँ से 3 + y, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स माइनस था तो माइनस को आप आउट कर सकते हैं बाहर, तो 3 + y भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको 3 + y का होल स्क्वायर। जिसे और आगे बढ़ते हैं तो PQ का वर्ग बराबर 8 का वर्ग हो गया और 3 + y का वर्ग। यहाँ पर PQ बराबर 10 प्रश्न सही दिया हुआ है, क्योंकि ये कहता है कि 10 इकाई है दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी यहाँ PQ था फ्रेंड्स, तो इसलिए 10 का वर्ग कर दिया, और ये 8 का वर्ग और 3 + y का ये वर्ग हो गया है। यहाँ पर तो 100 हो जाएगा, और 8 × 8 = 64, ये जो 8 वाला पोर्शन है ये बाएं तरफ 75 होकर के माइनस में 64, और ये a + b के होल स्क्वायर पर हो गया, तो 3 × 9 3 × 6y और प्लस y स्क्वायर। यहाँ पर हम सभी को क्या करेंगे कि
बराबर को हम दाएं तरफ लेकर के आते हैं तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल टू 0। और क्या करेंगे, इसको हम और सरल कर दें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 36 में से 9 चलेगा, माइनस 27 बराबर 0। और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। और इस तरह से y का मान 3 और माइनस 9 आ गया, तो ये हमें मान इसका प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को हल कर सकेंगे, क्या, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। चलिए एक और प्रश्न को हम देखते हैं, आप कैसे बना पाएंगे जब एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो घबराएंगे नहीं, आराम से आप उसको सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। कहता है प्रश्न की मूल बिंदु से बिंदु P जिसके निर्देशांक -3 -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु P xy की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, √x² प्लस y² होता है। अतः मूल बिंदु से P -3, -4 की दूरी क्या हो जाएगा, तो भुज के जगह पर -3 तो वर्ग हो गया, और कोटि के जगह पर -4 का वर्ग, अर्थात x² प्लस y² पर रख दिया तो 3 तिहाई 9 हो गया। और ये 4 चौका 16, माइनस माइनस गुना में प्लस, तो 9 16 25, और इसका जब वर्गमूल निकाले तो 5 इकाई हो गया, और यही आंसर हो गया। अर्थात मूल बिंदु से P बिंदु जो दिया हुआ है इसकी दूरी कितना हो जाएगा, तो 5 इकाई हो जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। और इसी तरह का फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि ये तो बता रहे हैं सर ये तो आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है। बिल्कुल आपके मन में भ्रम रहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछता है, आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। के मान के लिए बिंदुएँ 8, 1, k, -4 और 2, -5 संरेख है। के किस मान के लिए, कहता है के का ही मान निकालना है, जिसके लिए जो बिंदु तीनों दिए गए हैं ये सब संरेख होंगे। तो क्या करना है, हमें तीनों बिंदु को शीर्ष मानकर एक त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे, अर्थात एक त्रिभुज बना लेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। पहले भी मैंने जब सूत्र में चर्चा कर रहा था तो वहाँ पर आपको बताया था कि वह जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही 0 के बराबर हो जाएगा तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, अर्थात एक रेखा में होंगे। अतः सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके देख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र उस समय भी बताया था, यहाँ भी देख लीजिए। 1/2x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। यहाँ पर जो फ्रेंड जितने भी ये मान दिए गए हैं, तीनों निर्देशांक पॉइंट दिए गए हैं, उन सबको मान यहाँ से हमने रख दिया। रख देने के बाद जब इसको सरल करेंगे फ्रेंड्स तो आपको आ जाता है 1/2 18 - 6k। अब यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो जैसे ही जब संरेख होंगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्षेत्रफल तो 0 के बराबर ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आया उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार कहता है कि ये सभी संरेख हैं, मतलब एक रेखा में हैं। तो जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो गया, अर्थात 1/2 गुना के 18 माइनस 6 के बराबर 0। तो ये तिरछा तिरछी जब गुना हुआ तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो 0 कर देगा 2 को, तो बाकी का बच गया 6 के बराबर 18। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 6 18 3 बार कैंसिल, तो के बराबर 3। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कि के अगर 3 के बराबर होगा तो जितने भी पॉइंट्स तीनों दिए गए हैं ये सभी के सभी एक रेखीय होंगे, सरल संरेख होंगे, मतलब एक ही रेखा पर होंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसे देख करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। और आगे भी मैंने पहले भी बताया कि मैंने वादा किया है कि जो 10वीं वर्ग की NCERT बुक की गणित की जो सभी चैप्टर से हैं उसको मैं वीडियो बनाऊंगा। आप 1 से 2 बार देखेंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, समझ में आएगी। फ्रेंड्स अब लास्ट में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो अब तक इस वीडियो में मेरे साथ बने हुए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।